अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, लाइक शेयर आप करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। जो वो पूरे पेपर का एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अपडेटेड पीडीएफ उसका, और आप वो आंसर्स एक बार देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल ही गया है। ये पिछले कुछ सेशंस के पीडीएफ आपको नहीं मिले, जो ये छोटे वाले सेशन है, मतलब 30 क्वेश्चंस वाले। 150 और 30 में तो 30 छोटा ही लगता है, अदरवाइज 30 को समझने में भी हमें टाइम लगता है प्रॉपर एक एनालिसिस में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें पोल आपके सामने हर एक क्वेश्चन के साथ आएगा। जितने भी लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, शायद लाइव के बाद पोल नहीं आता है, तो आप लोग एनालिसिस समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप जवाब देंगे पोल में जाकर के, है ना। बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं आजकल। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, डी ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स। नेक की बात नहीं हो रही, ईयर्स की बात हो रही है, यानी कानों की बात हो रही है कि वो पशु, वह जंतु जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। यानी द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हिच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यानी साउंड्स को लेके बहुत ही सेंसिटिव है इस एनिमल के कान। ठीक, याद कीजिए, टाइगर चैप्टर है, टाइगर वाला पूरा एक। तो ये क्या है, टाइगर यानी बाघ। और ये जो रसलिंग ऑफ लीव्स है, जो पत्तियों की खड़खड़ाहट है, और किसी का चलने में भी आवाज में अंतर कर लेता है, 8 टाइम्स बेटर सुन सकता है ह्यूमन से, समथिंग समथिंग इस तरह की कई चीजें हैं, देख सकता है, सुन सकता है। बहुत इसका हियरिंग और विजन दोनों ही अच्छे हैं। ये हम चैप्टर अभी डिस्कस करेंगे ईवीएस में जल्दी ही, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज। यानी वह क्रियाकलाप आप चुनिए जो दूसरों से भिन्न है, जो बाकी एक्टिविटीज से डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, जैसे चाय बनाना यानी प्रिपेयरिंग टी, फिर है स्विमिंग यानी तैरना, तीसरी एक एक्टिविटी है कॉम्बिंग हेयर यानी कि कंघी करना, कोम करना, और उसके अलावा फोर्थ है नीडिंग डफ यानी आटा गूंथना। ठीक, बताइए कौन सा एक ऑड वन आउट है। अब देखा जाए तो सीडीपी का क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल का ही प्रयोग होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि बात चल किसके लिए। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, इनमें से अलग कौन है। यानी 3 जो है वो कॉमन है और कोई एक बिल्कुल ही अलग होगा। मुझे लग रहा है आज टेलीग्राम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला नहीं है, हमारे टेलीग्राम में कुछ पंगा है शायद, चेक करेंगे। खैर, ये सब चीजें चलती रहेंगी, आप इतने जवाब दीजिए फटाफट से। हम लोग 6 लाख लोग होने वाले हैं टेलीग्राम पे। चलिए, बहुत बढ़िया, समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर बी ऑप्शन कह रहे हैं 68% लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। कॉम्बिंग हेयर यानी कंघी करना आप अलग बता रहे हैं। उसका रीजन हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक फाइन मोटर स्किल्स का ज्यादा प्रयोग इसी में है। क्यों? क्योंकि फिंगर्स का यूज है। बाकी सब में क्या है, जब आप चाय बना रहे हैं तो आप हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। स्विमिंग तो आर्म्स और आपकी लेग्स हो ही रही हैं, प्रयोग में आ ही रही हैं। नीडिंग डफ में भी आप जब आटा गूंथते हैं तो फिंगर्स से ज्यादा प्रॉपर, ये फाइन से ज्यादा ग्रॉस का, मतलब प्रॉपर फाइन नहीं है वो, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो फाइन मोटर स्किल का यूज है वो कॉम्बिंग हेयर में ही है, कंघी करने में ही है। बाकी 3 ऑप्शन से ये डिफरेंट है यहाँ, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। आज इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर सकते हैं। पढ़िएगा इसको थोड़ा सा, देखिएगा इसको। जब आप पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे पोल में, पहले यहाँ पे लिखा हुआ एक तरफ नेम ऑफ बर्ड यानी एक पक्षी का नाम है, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उसका घोंसला जो है वो कैसा होता है, उस पक्षी का घोंसला होता कैसा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, वैसे तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये कौन इतना दुखी व्यक्ति है, समझ नहीं आया। 3 क्वेश्चन था क्या थर्ड क्वेश्चन में? अभी तो तीसरे क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, समझ में कब आएगा? अभी तो पढ़ोगे इसको। चलो पीडीएफ में पढ़ लेना अगर बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा हो तो। वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। ठीक, जूम कर सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। चलिए, अभी जितने भी लोगों को दिख पा रहा है, जिनको नहीं दिख पा रहा है, ये बाद में पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट देख लीजिएगा। मैं बता देती हूँ। पूछा है कि सनबर्ड जो है उसका घोंसला कैसा होगा, कोयल का कैसा होगा,
तो फर्स्ट ऑप्शन डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट लेज एग। यानी कोयल के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें है अंडे देती है। तो ये सिंपल हमें फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के समझ आ गया कि कोयल की बात हो रही है। ठीक, कोयल की बात हो रही है, यानी बी का तो फर्स्ट है, बाकी हमें नहीं भी पता और हमने देख लिया बी का फर्स्ट है, तो किसी भी ऑप्शन में बी का फर्स्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ऑप्शन में बी का फर्स्ट दिया हुआ है, एक लाइन पढ़ के आंसर मिल गया हमें, इसी को हम समझदारी कह रहे हैं। ठीक है ना। बाकी फिर भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या एक बार उसको चेक करने के लिए देख सकते हैं। जो सनबर्ड है यानी शक्करखोरा है, उसके लिए जो सही उत्तर है वो है छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री, इट हैज हेयर, ग्रास, थिन टर्निंग्स, ड्राई लीव्स, क्लोथ्स, ये वो। इंडियन रॉबिन भी हम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेस्ट मेड ऑफ ग्रास इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स, जो पत्थरों के बीच में, तो सी का भी क्या होगा, 2 होगा ऑप्शन। टेलर बर्ड डी ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन बचता है जो कि थर्ड है, नेस्ट ऑफ 2 लीव्स ऑन a fresh that are stitched together using sharp beak of the bird। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ कोयल का या इंडियन रॉबिन का भी पता था, सिर्फ कोयल का भी पता था, तो यहाँ आंसर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि बी के साथ सिर्फ फर्स्ट जो ऑप्शन रिलेटेड है वो फोर्थ ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इतना रेपिटेटिव क्वेश्चन है, ये कम से कम भी 3 बार ये सीटेट में पूछ चुके हैं, सेम ऑप्शंस के साथ, बिल्कुल लगभग सेम ऑप्शंस के साथ सीटेट में 3 बार पूछ चुके हैं ये। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी वाले में गलत है, क्या गलत है, तो इंग्लिश वाले फाइनल मान लिया करो, क्योंकि ऐसा ये पेपर में भी इतनी गड़बड़ फिर उन्होंने की होगी। ठीक है ना, चलिए खैर समझते हैं। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ज्यादातर लोग 88% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, समझते हैं। आ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन, यानी कि आयरन की मात्रा, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा किस कॉम्बिनेशन में मिलेगी, तो 85% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे पा रहे हैं। कहाँ मिलेगी, पालक में मिलती है, यानी हरी सब्जियों में है ही, स्पिनच में, ठीक है, यहाँ पे भी स्पिनच है, यहाँ पे भी स्पिनच है, जैगरी में भी होती है, गुड़ में जैगरी, चलो ये भी सही है, ये भी टिक हुआ, ये भी टिक हुआ। आंवला में भी होती है, ये एनसीईआरटी में गिवन है ये बात। स्पिनच में है, आंवला में है, टोमेटो में कोई ये आयरन रिच नहीं होता, टोमेटो, कैबेज आयरन रिच नहीं होता, अनियन टोमेटो अगेन हट जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन सही है, स्पिनच, जैगरी एंड आंवला। इस सेम ऑप्शंस के साथ इतना रिपीट हुआ क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास 5 बुक, कक्षा 5 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जो कि बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया है उस टाइम के, या जो भी। अब इतना हिंट काफी है, क्योंकि उस स्टोरी में जो है दिया हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो चैप्टर लिखा है, क्या नाम है फटाफट से बताओ। सी ऑप्शन 67% लोग। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, वो उसके ऊपर है कि कैसे सर्दी में या गर्मी में कैसे हम, जो हमारी भाप है वो गर्म है और जो बाहर का एनवायरमेंट ठंडा है, और वो कैसे उस तरह से वहां पे मॉइस्चर आ जाता है ग्लास के ऊपर। ये सारी बातें उस चैप्टर में दी हुई है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक, ये तो इन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। एवरी ड्रॉप काउंट्स, अलग 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 कहानी है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट जी के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं है। ये एकदम बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ईवीएस में, आपका टाइम बहुत बचेगा, सीडीपी के बराबर टाइम किसी चैप्टर में नहीं लगता, सिवाय थोड़ा बहुत पैसेज वाला या मैथ्स को अगर साइड कर दे, मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन है, बट जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो लेंदी क्वेश्चन है, वो सीडीपी में अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन इतने बड़े हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, देखो ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा ही लो, ये आना ही है ना, ये आना ही है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला क्वेश्चन। इसको SDT से याद रखेंगे हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक कार है जो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 1512 किलोमीटर ये ना, हाँ, इन 28 आवर्स, यानी टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 28 आवर्स। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, अब एवरेज स्पीड हमें चाहिए कार की। अब हम इसको करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, काट पीट के इसको हम निकाल देंगे
कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। देखो इसमें कैच ये है कि ये 54 किलोमीटर पर आवर आया है ना, 54 किलोमीटर पर आवर आया है। और 52% लोग जल्दीबाजी में, जब मैंने भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे को लगा हाँ यार 54 किलोमीटर पर आवर सही तो है, लेकिन इसमें मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मतलब इनको आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा का जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि आसपास भी नहीं है, जो हमारे पास आंसर है उसके 15 किलोमीटर पर आवर तो है नहीं आंसर कहीं से भी, और बाकी सब मीटर पर सेकंड में है। तो ऐसा भी खेल ये इन्होंने मुश्किल बनाया है इसको, अदरवाइज पहले ये करते नहीं थे। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है तो बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं, अदरवाइज तो एक जो सिंपल फंडा हम पढ़ते हैं वो 54 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 से और काट पीट करके फिर जाएंगे हम किस पे, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। 18 3 जा 54 और 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा। ये सीधा मीटर पर सेकंड को जब हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा को, तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे। ये कुछ कुछ फंडे हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जो शायद ये गणित का मामला है अगर देखा जाए तो 15 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा होता तब 54 हो जाता। तो एक तो ये एसडीटी याद रखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक नंबर आना ही आना है, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक। और वैसे भी ये हल्का सा हिंट आप ले सकते हो, जब ये सेम डिजिट दो जगह दे देना तो समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ इसी के अराउंड गड़बड़ है, आंसर इसी के आसपास हो सकता है। ये जस्ट एक हिंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, समझेंगे, एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, स्ट्रेटेजी बता दीजिए, न्यू रोज पूछती हूँ। स्ट्रेटेजी क्या जो हम करा रहे हैं बस उतना अभी आप करिए और प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, और ऐसा जो बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं वो फिर मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी, कर लेंगे, इस पे भी चर्चा कर लेंगे। देखिए 95%, सॉरी बी कह रहा है 95% लोग, इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के एक राज्य में, कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, ठीक। आगे बढ़ेंगे। तो इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज कैसे बने होते हैं, आर मेड ऑन दी स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, यानी बांस के लकड़ी पे, यानी जमीन से ऊंचाई पे बने हैं। द वुडन फ्लोर्स आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर हाई। ये तो दिमाग में बिठा लीजिए, 3 से 3.5 मीटर की हाइट पे कहां बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ असम में बन रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी में इसी का जिक्र है। यानी ये होता है लगभग 11 फीट समथिंग, तो 11 फीट प्लस ऊंचाई पे। क्यों? क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और बैम्बू पिलर का यूज वहां किया जाता है, बांस का प्रयोग, बांस के खंभों का प्रयोग। तो सिंपल लकड़ी के बने हुए घर हैं, रूफ्स जो हैं वो आपकी हैवी रेन्स को संभाल पाती हैं, इस वजह से स्लोपिंग रूफ्स हैं। तो ये आंसर हो गया असम, जो कि 92% लोग दे पा रहे हैं। बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, यहाँ में किसी में कहीं भी ऐसा नहीं होता। 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई। कई बार इसको ऐसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये असम के घर जरूर पूछता है, चाहे ये ऐसे पूछ ले कि वो कौन सी जगह है, अच्छा असम के घरों की पहचान बताओ, वो इतनी ऊंचाई पे बनते हैं, ये विशेषता है, वो विशेषता है, 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, बट पूछता जरूर है असम पे क्वेश्चन। यानी एक घरों के ऊपर तो एक क्वेश्चन आता ही है और कई बार एक से ज्यादा भी आ जाता है। अब आपके सामने एक स्टेट का क्वेश्चन है, यानी मैप, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, मैप आप अपने लैपटॉप में, फोन में, दीवार पर, नहाते हुए वॉशरूम में, जहां मन करे लगा सकते हैं, ठीक। क्योंकि 2 क्वेश्चन कम से कम मैप पे आ ही जाते हैं, एक तो मिनिमम है, उसके अलावा सेकंड आ जाएगा। कोई कह रहा है फीलिंग सो सैड, मीनाक्षी क्यों दुखी हो गई है? इतने दुखी तो नहीं हो कि लाइक शेयर करना इसीलिए भूल गए आज। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये कहता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स। कितनों का ग्रुप है? 3 स्टेट हैं, 3 राज्य हैं जो ग्रुप है जिनका, हैविंग देयर कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है, बे ऑफ बंगाल। ठीक ईस्ट में पता है हमें बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका इंडियन ओशन है। बताइएगा एक बार। बिहार में डायरेक्ट सीटेट पास से जॉब हो जाती है? हाँ, ऐसा ही सुनने में आ रहा है मेहर, कई सारे लर्नर्स हमारे जिनको मिली है। तो देखिएगा एक बार, तभी किसी के पापा बिहार से था कोई व्यक्ति, हमारे लर्नर, तो कह रहे थे पापा बुलेट दिला देंगे, इसीलिए बुलेट मिल रही थी उनको। तो सीटेट अगर आप अभी से भी मेहनत कर लोगे तो यार हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल देखेंगे, वैसे
अभी फटाफट से जाएंगे, आप लोग आंसर कर रहे हैं इसमें बी ऑप्शन 54% लोग। चलिए ठीक है, समझते हैं। देखो बंगाल के तो पास ही होगा, बे ऑफ बंगाल का मतलब ये कि ईस्ट में ही आता होगा। ठीक, गुजरात आपका इधर आ जाता है, तो जहां गुजरात है वो आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा जहां तमिलनाडु है हो सकता है, आंसर क्यों नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं एक बार स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये है हमारा मैप। इधर हमने देख लिया नीचे इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। ये जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ईस्ट वाले, इनके साइड बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से स्टेट्स हैं जो बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री पे आते हैं। ये बाउंड्री वाले तो स्पेशली कर लेने हैं, जहां पे भी जो भी वाटर वाली जो भी बाउंड्रीज हैं उनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है त्रिपुरा का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का। तो उड़ीसा ऑप्शन में था, वहां वेस्ट बंगाल एक ही ऑप्शन में था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है ये भी इसके ही तट पे है, बे ऑफ बंगाल के, बंगाल की खाड़ी के। पुडुचेरी भी, तमिलनाडु भी। लेकिन केरला नहीं होगा, केरला इधर आ गया, गुजरात इधर आ गया। ठीक, तो हमारे पास 3-4 राज्य हैं जिसमें पुडुचेरी है, तमिलनाडु बेसिकली तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और वेस्ट बंगाल है। चलिए समझते हैं इनमें से अब कौन सा होगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स की, तो आंध्र प्रदेश तो पक्का है भाई, हमने अभी अभी देखा है। आंध्र प्रदेश जी बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल भी है, केरला नहीं है क्योंकि केरला फिर आपका वेस्ट में आ जाएगा, ये अरेबियन सी में आएगा। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरेगा, मतलब गिरेगा तो कुछ भी नहीं, जो इसकी बाउंड्री है लगेगी नहीं उससे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा, ये तीनों बातें सही है। गुजरात नहीं आएगा तो ये हट गया। ठीक, असम नहीं आएगा तो ये हट गया। तो बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 9। देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मतलब पहले आ चुका है, एज इट इज आ चुका है, बिल्कुल डिट्टो सेम तरीके से पूछा है पहले भी। देखिएगा, जवाब दीजिएगा कि क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज टिन। टिन के बारे में पहले भी पूछा था कि टिन क्या है। द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज, यानी झारखंड में ग्राम सभा जो है जिसको हम पंचायत करें, वो लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यानी यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। अब ये टिन का मतलब क्या है? ये जो टिन है ये एक यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है ये पूछा है। अगेन पहले आ चुका है, एज इट इज आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल है आप। सोनाली, बार बार सेम बात, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आपने एडमिशन ले लिया है अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप तो 3rd ईयर में, आपको तो वैसे भी परेशान नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है सोनाली, चलिए बढ़िया करेंगे, आप फॉर्म भरिए मस्त तरीके से। बी ऑप्शन कह रहे हैं 58% लोग। चलिए समझते हैं। आ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 tin ऑफ सीड्स। बिल्कुल सही बात है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिन पे हम डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं। यानी टिन का मतलब यहाँ उतनी भूमि से होता है जिसपे फार्मर 1 tin बीज बो सकता है। तो टिन क्या है? यूनिट है। वो जमीन जिस पर 1 tin यूनिट जो है बीज बोया जा सकता है उसको टिन कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, आ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर कैन प्रोक्योर 1 tin ऑफ सीड्स, नहीं, बोने की बात है, जहां पे वो 1 tin ऑफ सीड्स ग्रो कर सके उसको टिन कह रहे हैं। ये विड्थ और ये सब इसका यहाँ डायमीटर, इसके नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखेंगे, जवाब देंगे। बड़ा सा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय झूम फार्मिंग। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप, या मोस्ट फेवरेट कह सकते हैं, MF कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि झूम फार्मिंग पे पता नहीं कितनी बार आज तक 2011 से और 2021 तक क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। झूम फार्मिंग क्या है? आपके NCERT में गिवन है, ठीक है ना? NCERT में गिवन है। आज सभी की क्लास हुई थी ऐप पे भी, करियर विल पर भी, तो एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी क्लास जिनकी मिस हुई हो, टाइम थोड़ा सा इधर उधर था। देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। 23,000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 8,300 लोगों ने लाइक किया। देखो लाइक यहाँ बराबर करना होता है ताकि एनर्जी बढ़ जाए, आज एनर्जी वैसे ही लो है। देखिएगा, जवाब दीजिए। झूम फार्मिंग की बात हो रही है, झूम बराबर झूम नहीं है, ये झूम फार्मिंग है। अगर झूम फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में विशेष प्रकार की फार्मिंग है, ठीक है, विशेष प्रकार की खेती है। अगर हम झूम फार्मिंग की बात करें तो पहला ऑप्शन जो है
वो है कि आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर, सेम ईयर नहीं होगा, ये सम ईयर होगा, ठीक है ना। तो एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खाली, उसमें कुछ और नहीं उगाते, ठीक है। द वीड्स, बैम्बू एटसेट्रा आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ड इन द फील्ड। देखिए बैम्बू को निकाल करके नहीं जलाया जाता, कि जो वीड्स है, वीड्स और बैम्बू में फर्क है, ये अपने आप में ही झूम फार्मिंग बैम्बू के लिए और हो रही है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बैम्बू को निकाल करके उसी में जला देंगे, बैम्बू इन्होंने कह दिया तो ये बात यहाँ गलत हो गई। द एश ऑफ द वीड्स एक्ट्स एज मैन्योर, यानी खरपतवार की जो वीड्स होते हैं, जो फालतू अनवांटेड प्लांट्स वहां ग्रो हो जाते हैं खेत में, उसको जला दिया जाता है। और पुल्ड आउट नहीं होता है यहाँ पे, ये कट किया जाता है, ये जो भी छोटे मोटे वीड्स और बैम्बू का अगर कुछ पार्ट है भी तो इसको कट किया जाता है, खींच करके निकाला नहीं जाता जड़ों से, वहीं पे कट करके और जला दिया जाता है। तो पुल्ड आउट की वजह से ये जो ऑप्शन था बी वो गलत है। द एश ऑफ द वीड्स एक्ट्स एज मैन्योर, यानी खरपतवार की जो राख है, जो वीड्स हैं, जो भी चीजें उसमें हम जला देते हैं, उसकी राख किसका काम करेगी, मैन्योर का काम करेगी, खाद के रूप में काम करेगी, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज प्लव्ड डीपली, इसको प्लव करते नहीं है डीपली, प्लव मतलब जोतने वाली बात आ रही है, यहाँ पे डिगअप किया जाता है, हल्का हल्का बस डिगअप किया जाता है, खोदा जाता है थोड़ा थोड़ा, इसको गहराई तक नहीं जोता जाता, तो ये गलत हो गया। तो ए सही था, बी गलत था और डी गलत था, तो ए और सी ही सही है। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारे लोगों ने गलत ही उत्तर दिया है इसका, ए सी डी सही नहीं हो सकते, क्योंकि जो डी है वो गलत है, डी जो है वो गलत है। तो सिर्फ 32% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, और ये एनसीईआरटी का वो है, मैंने जो प्रीवियस पीडीएफ भी दी हुई है ईवीएस की आपको, उसमें भी ये गिवन है। चलो अब जल्दी से जल्दी नोट्स आपको देंगे, नहीं तो आप ऐसी खतरनाक गलती करेंगे तो कैसे चलेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झूम फार्मिंग के बारे में प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्या कहता है, इन आवर कंट्री द ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ब्रॉन्ज यूज करते हैं ट्राइबल लोग टू मेक मेनी थिंग्स, जैसे पॉट्स बनाते हैं, स्टैच्यूज बनाते हैं, सिंस थाउजेंड ऑफ इयर्स, हजारों साल से। इवन नाउ वी यूज ब्रॉन्ज इन आवर हाउसेज, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो एक मेटल है, कांसा अगर हम बात कर रहे हैं तो कांसे की मूर्तियां बनाई जाती हैं, कांसे का प्रयोग किया जाता है हजारों साल से आदिवासी लोगों के द्वारा हमारे देश में, ठीक है। अब ये जो ब्रॉन्ज है या कांसा है, ये बनता कैसे है, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम एज इट इज, 2014 या 16 में आया होगा आई थिंक, पूछा जा चुका है मतलब। तो ब्रॉन्ज बनता है किससे बताइए, एलिमेंट लाइक आयरन और सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक, या फिर ये अलॉय है कॉपर और टिन का, यानी मिश्र धातु है या मिश्रण है किसका, कॉपर और टिन का। तो 44% लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम किससे बना है वो आप ध्यान रख लेंगे, कि थोड़ा सा कौन सा धातु किससे बना है ये एक बार स्टडी कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल करके गूगल ही कर लेंगे, कुछ और ना हो पाए तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी कि तांबे और टिन का मिश्रण है क्या ब्रॉन्ज, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सीबीटी पेपर हो रहा है आजकल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, जो ब्रॉन्ज है यानी कांसा है वो किसका मिक्सचर है, कॉपर और टिन का, तो सी और टी का मिक्सचर है बी, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हमने इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं, बाकी सबके अपने फंडे होते हैं, जैसे याद रखना चाहो वैसे रख लेना। बी फॉर ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज मिक्सचर है किसका, कॉपर और टिन का, ठीक। ये पेपर में आ चुका है, इसलिए याद करने का कोशिश आप जरूर करें इसको, क्योंकि याद करने वाली ही चीज है। अब आप इसमें बिल्कुल डीपली तो नहीं जा सकते, क्योंकि उतना भी जरूरी है नहीं आपके पेपर में, प्राइमरी लेवल की बातें पूछिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, स्टडी अ पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल। टाइम टेबल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक ट्रेन है, स्टेशन का नाम है गांधीधाम और सूरत, तो गांधीधाम और सूरत की बात हुई है। गांधीधाम से एक ट्रेन निकलती है सुबह के 6:15 बजे, 24 आवर फॉर्मेट में टाइम रहता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, 6:15 बजे सुबह की ट्रेन डिपार्चर होता है, यानी निकलती है गांधीधाम से, और सूरत पहुंचती है कब, 4:15 बजे शाम के, ठीक। फिर डिपार्चर हो जाता है 16:20 पे, अब कहां जाती है ये हमें नहीं पता। डिस्टेंस गिवन है कितना, 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है, किसके बीच में, गांधीधाम और सूरत के बीच में। देखिएगा यार आज देखिएगा, जवाब दीजिए फिर इसको डिस्कस करेंगे।
करते हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं 36% लोग। चलिए समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें पूछा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशन दैट इज गांधीधाम एंड सूरत। सूरत और गांधीधाम के बीच में एवरेज स्पीड पूछिए। पहले तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, टेबल देख के डरना नहीं है कि पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है कि गांधीधाम और सूरत, गांधीधाम और सूरत, गांधीधाम से ट्रेन निकली थी सुबह के 6:15 बजे, क्योंकि 6:15 लिखा हुआ है, सूरत पहुंची है शाम के 4:15 बजे, 16:15 कहेंगे 4:15 को, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 530 किलोमीटर का, यानी दूरी है 530 किलोमीटर्स की। ये डेटा हमारे पास है और कुछ हमें निकालना होगा। भाई कुछ तो हमें दिया होगा, कुछ निकालना होगा। कंबल के अंदर से क्लास कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बस ध्यान पूरा दे लेना अशोक, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब हमने याद रखा हुआ है SDT, ये हमारा एक फॉर्मूला है सिंपल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का। हमारे पास इन तीनों में से दो चीजें जरूर होंगी, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि इस तरह के दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन हमने किया था, दूसरा क्वेश्चन आ गया सेम तरीके का, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। तो अगर हम देखें, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, 2 नंबर फ्री के हैं। अगर हम देखें इन दोनों के बीच टाइम कितना लगा, तो ये आपको 24 आवर फॉर्मेट में एक जगह पे, तो आपको नॉर्मल घंटे निकालने हैं। 6:15 से अगर सुबह 6:15 तक पहुंचती, डेट सेम ही है, तो कितने घंटे हो जाते? 6:15 से शाम को 6:15 पहुंचती अगर, जिसको 18-15 कहते, तो 12 घंटे हो जाते। लेकिन अभी 2 घंटे पहले पहुंच गई, मैं राउंड फिगर की बात कर रही हूँ। तो 6:15 से 4:15 का जो टाइम है वो 10 घंटे हो गया, ठीक है ना। तो 10 घंटे यानी 10 आवर्स का टाइम लगा ट्रेन को 530 किलोमीटर जाने में। तो डिस्टेंस हमें पता है 530 किलोमीटर, घंटे लगे हैं कितने? 10। ये हमें सिंपली पता है, बस 0 से 0 उड़ा देंगे, 53 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 53 किलोमीटर पर आवर की। ऑप्शन में है कहीं या हमने अपने आप बना दिया है ऑप्शन में? तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। 59% लोग अब दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। आपको टाइम दिया गया था इस क्वेश्चन में आराम से सॉल्व करने का, 53 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सिंपल है। देखो ये 530 यहाँ लिखा हुआ था, घंटे कितने लगे हैं? ये डिपार्चर से अराइवल देखना है, ये नहीं देखना कि डिपार्चर फिर से कब हुआ, वो तो फिर कहीं और जाएगी, उसका हमें पता नहीं है। तो गांधीधाम से 6:15 बजे सुबह को चली थी, शाम को पहुंची है 4:15 बजे, 10 घंटे हो गए। डिस्टेंस था 530, 530 डिस्टेंस था, 10 घंटे लगे हैं, अपने आप ही हटा देंगे आप 0, 53 आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और अवेलेबल नहीं है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी रिपीट होता है खूब, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें सीटेट की, महत्वपूर्ण है। कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम और इत्र। दिस सिटी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड, यानी कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है, इसका नाम बताइए। ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। इत्र परफ्यूम, खुशबू आई कहीं से, किसी की खुशबू, लोगों को परफ्यूम की खुशबुएं याद रहती हैं लोगों के। बताइए एक बार, मयूरी फटाफट से बताइए। 86% लोग ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश से देख भी रहे होंगे, कुछ तो कन्नौज के भी होंगे, 2, 4, 6, 10, 15 जितने भी लोग होंगे। वहां की आबादी का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो मैं आइडियल देख के बता देती। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, कन्नौज, जो इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए फेमस है। इतनी बात हम याद रखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो ए ऑप्शन, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था अगर आपको पहले से पता था तो, अदरवाइज तो इसमें आप क्या ही डिस्कवरी कर लेंगे। एक और देख लो, मैथ्स बना दिया इन्होंने इसको, कम से कम भी 4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जिसमें कैलकुलेट करना पड़े इंसान को, और बेकार कैलकुलेशन इस बार दी हुई है। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो पूछा क्या, देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 की, उत्साह बना के रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमें सीधा सीधा 1-1 नंबर दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक, कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट। स्टडी द रेट्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, सोने से महंगा पेट्रोल हो रहा है दिल्ली में, तो देखिए, और हमें प्रीमियम भी डलवाना पड़ता है। तो स्टडी द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन न्यू दिल्ली। डीजल और पेट्रोल के रेट्स आपको स्टडी करने हैं जो यहाँ दिए हुए हैं। ऑयल, डीजल और पेट्रोल रेट्स 2020 में कितने थे, 2021 में कितने हैं, ये आपको स्टडी करने को कहा है। और पूछा क्या है, इन 1 ईयर द इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। तो कितना एक साल में
इंक्रीज हुआ, यानी कितना बढ़ा प्राइस जो है, मूल्य जो है डीजल और पेट्रोल का 2020 से 21 में दिल्ली के अंदर परसेंटेज में पूछा है। अब ये मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ लेंगे उदय सर के साथ तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये परसेंटेज जैसी चीजें, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं कर सकते ना। तो अगर हम बात करें तो डीजल की जब हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 2020 में था 81 रुपए लीटर, ठीक है मान लिया, और बाद में हो गया कितना 90 रुपए लीटर, 90.72, 90.72, यानी 81 से 90 का डिफरेंस कितना हो गया 9.72 एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। कब किसकी बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं। जो बेस प्राइस, पहले बेस प्राइस जिसको लेंगे वो फर्स्ट ईयर वाला 2020 डिवाइड करेंगे 81 से और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, ठीक। काटते पीटते रहो, निकल के आएगा ही कुछ तो, बिल्कुल। ये काट पीट के आपके सामने मेरे ख्याल में 12 के करीब आ जाएगा, ये प्रॉपर करके देख लीजिएगा कॉपी पे एक बार। और दूसरा एक है पेट्रोल का आपका, तो पेट्रोल है 92 रुपीज लीटर 2020 में, फिर 102 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 102 हो गया, तो 10.12, इस 10.12 को आप 92 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 10.12 डिवाइडेड बाय 92, क्योंकि बेस प्राइस यही है 2020 में इतना ही था, और 100 से कर देंगे गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ 10% के करीब निकल के आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा आंसर है देखना, इसमें बी ही सही है, ए कह रहे हैं कई लोग, तो 10 और 9 तो नहीं आना चाहिए यार, देख लो एक बार, फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब इतने गणितज्ञ हम भी नहीं है और अभी इच्छा भी नहीं है, नहीं तो प्रॉपर ब्लैक बोर्ड खोल करके तब चेक करेंगे इसको, ठीक। 12 और 11 के करीब निकल के आएगा ये, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, सी सही होगा, बाकी कोई और कैलकुलेट करना चाहे बाद में बताना चाहे तो बता सकता है, ये मैं कर चुका हूं एक और बार मन नहीं है पॉइंट वाली कैलकुलेशन करने का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, आपकी मजबूरी है, मुझे पेपर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स, उधर से करा लीजिएगा, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले कि वो कौन सी फेस्टिवल्स हैं जो फुल मून डे पर मनाए जाते हैं, यानी जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, होली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा या गुरु नानक बर्थडे, अभी गुरु पूर्व कल परसों ही था, याद होगा आपको 8 तारीख को, ठीक, कल मतलब होली, गुरु नानक बर्थडे और मकर संक्रांति। फुल मून यानी पूर्णिमा की बात हो रही है, अभी भी आप देखेंगे तो फुल ही दिख रहा है मुझे, मैं बाहर बालकनी में देख रही थी, तो ठीक है ना, बताइएगा। प्रीति राव पूछ रहे हैं पीजी से बीएड कर रहे हैं, पीजी से मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या क्या कह रहे हो, समझी नहीं मैं इस पीजी का मतलब। पीजी के लिए ऑप्शन नहीं है मैम, बीएड में बीएड एमएड इंटीग्रेटेड मांग रहा है 3 साल का, तो क्या एलिजिबल है, सिर्फ बीएड कर रहे हैं हम, ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ बीएड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मतलब अगर जो भी ऑप्शन उसके आसपास वाला भी अवेलेबल है वही करेंगे, हमारे लिए ऑप्शन तो अभी नहीं बनाएंगे अगर आप सीटेट की बात करें, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की बात करेंगे तो उसमें फिर सीटेट की जरूरत होती नहीं है। अगर आप लेक्चर पोस्ट की बात करें 11th-12th की, उसमें सीटेट का ऑप्शन फिर आएगा ही नहीं अभी, तो एटलीस्ट आगे से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद आ जाए तो आ जाए, तो अभी तक तो यही है कि आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला ऑप्शन ही आपके सामने आएगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में उतने की ही जरूरत है, उसके बाद आपने एमएड किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए फिर आपको सीटेट नहीं देना है ना। चलिए, तो आप अपना ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला ऑप्शन ही मार्क करिए वहां। देखिए अगर हम बात करें फुल मून डे की, तो सी ऑप्शन 63% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। होली, गुरु नानक बर्थडे, गुरु पूर्व कल था, क्या था, पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन, सी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है।